नमस्कार, पंचतंत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से पंचायतों और नगरीय निकायों के पुनर्गठन और उसके कारण चुनावों में हो रही देरी को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई है। एक तरफ हाईकोर्ट ने 55 नगरपालिकाओं में कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनमें चुनाव न कराने और प्रशासक नियुक्त करने को लेकर मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव, निदेशक और राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि चुनाव समय पर क्यों नहीं करवाए गए। तो दूसरी तरफ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई है जिसमें पंचायती राज और नगरीय निकायों के पुनर्गठन को लेकर भाजपा सरकार पर कई आरोप भी जोड़े गए हैं। गहलोत ने एक्स पर की अपने पोस्ट में लिखा है कि राजस्थान की भाजपा सरकार मनमाने तरीके से पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के पुनर्गठन कर रही है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि सारे नियम कानून तोड़े जा रहे हैं। जिला कलेक्टर्स ने जनता की आपत्तियां दर्ज कर आगे कार्रवाई करने की बजाय हाथ खड़े कर दिए हैं और कलेक्टर कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सारा काम राज्य सरकार के स्तर से हो रहा है। भाजपा और आरएसएस मिलकर ये केन प्रकार पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव जीतना चाहती है। इसके लिए पहले भरतपुर जिला प्रमुख समेत कई जगह इनके उपचुनाव तक नहीं करवाए, फिर वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं करवाए और अब ये वोट बैंक को साथ कर जीतने के लिए नियमों एवं जनता की सहूलियत को भी अनदेखा कर रहे हैं। न तो न्यूनतम एवं अधिकतम जनसंख्या के पैमाने को माना जा रहा है और नई मुख्यालय से उचित दूरी का ध्यान रखा जा रहा है। कई शहर से 10-10 किलोमीटर दूर के गांवों को नगरीय निकायों में मिलाया जा रहा है, तो कहीं गांवों को इस तरह पंचायतों से जोड़ा जा रहा है कि पंचायत मुख्यालय ही 5 से 10 किलोमीटर दूर हो गए हैं। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरह की गतिविधियां उचित नहीं है। जनता में आक्रोश पनप रहा है। जिला कलेक्टर्स को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक दबाव में न आकर नियमानुसार सुसंगत तरीके से पूरी पुनर्गठन प्रक्रिया हो। लिहाजा अशोक गहलोत के इसी ट्वीट पर, इसी पोस्ट पर आज पंचतंत्र में हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में राजस्थान की भाजपा सरकार इस पुनर्गठन में मनमानी कर रही है और यदि हां तो क्या ठीक है वैसे ही है जैसे जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक की बजाय 2 नगर निगम बनाने के लिए 1 साल तक चुनाव टालने और कांग्रेस नेताओं की मर्जी से वार्ड्स का पुनर्गठन करने के आरोप पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर लगे थे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं वीरेंद्र शर्मा जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एकलव्य सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, ओपी गुप्ता जी जयपुर नगर निगम के पूर्व आयुक्त रह चुके हैं और संदीप कलवानिया जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आपका भी बहुत स्वागत है चारों का। सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि आपकी सरकार किसी भी तरीके से आरएसएस के साथ मिलकर ये इनके प्रकार चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए आपने तमाम नियमों को, कायदों को, कानून को ताक पर रख दिया है। देखिए, गहलोत जी का काम सिर्फ आरोप लगाने का रह गया क्योंकि उनकी पार्टी में भी उन्हें कोई नहीं सुन रहा है। तो ऐसे ऐसे सगुफे लेके आते हैं कि जनता का ध्यान कैसे मेरी तरफ आकर्षित हो, उनकी पार्टी उन्हें कैसे सुने, जबकि उन्हें खुद को ही देख लेना चाहिए कि उनकी सरकार के समय उन्होंने क्या किया था। उन्होंने ऐसे ऐसे कृत्य किए थे जिसके माध्यम से राजस्थान का पंचायती राज हो चाहे राजस्थान की नगर निकाय हो, सबके बंटाढार हो गए थे। उन्होंने जो किया, जयपुर के 2 भागों में बांटा, जिसके कारण क्या हुआ, जयपुर साफ तक नहीं हो पा रहा था और जयपुर की स्थिति ऐसे हो गई कि उनके शासन में 3 साल तक कांग्रेस की सरकार नगर निकायों की समितियां तक नहीं बना पाई थी और उनके पार्षद नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और उन्होंने जो किया, उन्होंने क्या किया, एक तरफ 400 की जनसंख्या वाले भी पंचायतें बना दी और दूसरी तरफ 4000 वाली भी पंचायतें बना दी। यानी कहीं भी कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं था जिसके माध्यम से कांग्रेस ने वार्डों का परिसीमन हो या पंचायतों का परिसीमन या पुनर्गठन किया हो। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है क्योंकि जनता ने हमें मैंडेट दिया। जनता ने कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया था कि राजस्थान में कुछ अच्छा करे, राजस्थान की समृद्धि और विकास के लिए कार्य करे। भारतीय जनता पार्टी ने उसी मैंडेट के अनुसार, क्योंकि हमने घोषणा पत्र में जनता से वादा किया था कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर कार्य करेंगे, उसी अनुरूप कार्य करते हुए हमने निर्धारित किया है कि हम एक साथ नगर निकायों के और पंचायत राज्यों के चुनाव करवाएंगे और उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से नवंबर में जो चुनाव होंगे वो पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव। लेकिन इस बीच 55 नगर पालिकाओं के जो कार्यकाल है वो भी पूरे हो गए और ना अशोक गहलोत से सवाल उठाए बल्कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है 4 हफ्ते के भीतर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तो यह भी कहा है कि पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन राजस्थान सरकार का अधिकार है, वो उसी अनुरूप कार्य करें, वही कर रहे हैं हम। ठीक है संदीप कलवानिया जी, अशोक गहलोत जी ने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया, आज तो 3 पैरा लिखे हैं उन्होंने पूरे काफी वक्त निकालकर, लेकिन कुल मिलाकर किस तरीके से दुर्भावना के साथ राजस्थान की सरकार काम कर रही है या किस तरीके से नियम कायदों को, कानून को ताक पर रखा जा रहा है, ये भी थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए दीपक जी, आपने बहुत अच्छा आज डिबेट का इशू रखा है। इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि संविधान और कानून की बात क्या है।
पंचायती राज जो संस्थाएं हैं अपने राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत ग्राम पंचायत है। ये 73 के संविधान के अमेंडमेंट के तहत लिए गए हैं और 243 में अनुच्छेद 243 में स्पष्ट प्रावधान है कि इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और 5 वर्ष के बाद में चुनाव कराना जरूरी है। अब देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है कि जनवरी 2025 में 6700 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 50 से अधिक नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके बावजूद भी संविधान के जो प्रावधान है उनको ताक में रखकर भारतीय जनता पार्टी अपने निजी स्वार्थों के लिए कौन से प्रावधान ताक पे रखे? अब ये कह रहे हैं आप बताएंगे कौन से प्रावधान ताक पर रखे? आप नहीं बताइए ना, केवल बोलिए मत, बताइए कि कौन से प्रावधान ताक पर रखे वो बताइए। एक मिनट चलिए, ठीक है वीरेंद्र जी, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, फिर वापस आता हूँ मैं पूछ लूंगा। कुछ भी बोलेंगे, गहलोत जी ने कुछ ही बोल दिया, ये भी कुछ ही बोलेंगे। एक मिनट उनकी बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। इनके नेता क्या बोलते हैं? इनके नेता बोलते हैं कि हमने बीएसएनएल को भेज दिया, हमने उसको भेज दिया। भाई बीएसएनएल तो नाम पे आ गया, वही बात यहाँ पे आ रही है। बीएसएनएल कहाँ चले गए? हम तो राजस्थान की राजनीति में बात। एक मिनट पूछिए ना आप। अरे सर पूछ लेते हो ना मैं वीरेंद्र जी थोड़ा। 43 में स्पष्ट प्रावधान है कि 5 साल में चुनाव करा। बिल्कुल मैं यही पूछ रहा हूं संदीप कलवानिया जी, संविधान के अनुच्छेद 243 यू के अंदर प्रावधान नहीं है, 243 के साथ में यू भी है उसमें। हाँ 243 यू के अंदर प्रावधान नहीं है इस बात का कि 5 साल में चुनाव हो जाने चाहिए। अरे यू में स्पष्ट प्रावधान। हाँ बिल्कुल 5 साल में चुनाव होने चाहिए। अरे सर एक मिनट मुझे पूरा कर लीजिए। 243 यू के अंदर प्रावधान है, 5 साल में चुनाव हो जाने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। यदि ये सरकार नहीं कर रही तो गलत कर रही है, बिल्कुल ठीक है। 55 नगर पालिकाओं में वहां पर प्रशासक लगाना गलत है, अरे बिल्कुल गलत करिए। लेकिन अरे सर सुन लीजिए 243 यू के प्रावधान के तहत 2019 के अंदर जब जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, कोटा के अंदर जब समय पूरा हो गया था तब आप लोगों को भी करवाना चाहिए था। क्यों जयपुर में विजयपाल सिंह को प्रशासक बनाया था आपने? हमने करवाया उसी में। कहां करवाया? 1 साल लेट कर आपने 1 साल लेट किया था ना उसमें। हमने उसी में करवाया था। कहां करवाया? 2020 में करवाया चुनाव आपने नवंबर में। हो गई है तो मतलब ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। ऐसे तो या तो ये बोल रहे हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ या इनको जवाब दे। चलिए मैं 2 मिनट क्यों करते हैं संदीप कलवानिया जी के पास एक बार वापस से चलते हैं। संदीप जी आप पूरी बात कर लीजिए। मैं ये पूछ रहा था 243 यू के अंदर, संविधान के अनुच्छेद 243 यू के अंदर ये भी प्रावधान था, तो आपकी सरकार ने भी तो लेट किया था, वो भी पुनर्गठन कर रहे थे जयपुर का, जोधपुर का, कोटा का। जो हमारी जो सरकार में जो बिल्कुल समय पे हुए थे, हमने पहले तैयारी शुरू कर दी थी। हमने 6 महीने से ज्यादा एक्शन नहीं किया था। जो हमारी मैं गवाह हूं सर, सुनिए संदीप जी कहां जा रहे हैं? संदीप जी बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। साल भर लेट किए थे, साल भर लेट किया था। करना था इनको, जो भी बनानी थी इनको, नई ग्राम पंचायतें बनानी थी या इनको नए नगर निकाय बनाने थे। तो जब जनवरी 2025 में कार्यकाल पूरा हो रहा है तो इनको पिछले साल से तैयारी शुरू करनी चाहिए थी। जब कार्यकाल पूरा हो रहा था, इनको खुद को पता था कि हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा है, हमारे चुनाव करवाना है, तो उन्होंने तैयारी शुरू नहीं की। अच्छा चलिए आप देख ले, परिशमन के नाम पे, पुनर्गठन के नाम पर ये 6 महीने तो आज डिले कर दिया इन्होंने। अब इसके बाद में देखें, आज अभी तक तो पुनर्गठन का काम ही पूरा नहीं हुआ है। आज मई अभी चलने वाला है, कल से मई का महीना शुरू हो गया है। अब ये 6 महीने से कहां से करा पाएंगे चुनाव? यानी अघोषित एक तरह से नगरीय निकायों या पंचायत राज संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी इसी मामले में पंजाब सरकार में और एमपी में भी यही किया था इन्होंने, परिसीमन और सीमांकन के नाम पे चुनाव नहीं करवाए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था बेरेन सिंह स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप परिसीमन और पुनर्गठन के नाम पर आप इनके चुनाव नहीं टाल सकते। ठीक है, अब देखिए मेरे पास स्टूडियो में मेहमान बैठे हैं, मैं उनके पास चला जाता हूँ। ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा संदीप कलवानिया जी आपके पास में। ओपी गुप्ता जी, आप तो जयपुर नगर निगम के आयुक्त रहे हुए और अपनी नौकरी के बाद में भी आपने बहुत बारीकी से देखा होगा नगर निगम को। ये ठीक वैसे ही कर रही है कि बीजेपी सरकार जो कांग्रेस ने किया था? नहीं, कांग्रेस का अलग उद्देश्य था, उसको वो करना था। अजय संदीप जी जो कह रहे थे कि हमने तो समय पे करवाए थे, समय पे हुए थे कि चुनाव? बिल्कुल झूठ है, 1 साल बाद में कराए थे और इन्होंने तो बिल्कुल, जबकि 5 साल पहले पुनर्गठन हुआ था वार्डों का, लेकिन फिर इन्होंने पुनर्गठन 77 से 91 वार्ड बना दिए थे जयपुर में। 77 बनाए, लेकिन इन्होंने एक साथ ही उनको 250 कर दिया था। और इसके अलावा 1 साल पूरे इन्होंने टाले थे चुनाव और 2-2 नगर निगम बना दी, जो कि कहीं पर उदाहरण ही नहीं है पूरे उसमें। तो चालू तो इन्होंने किया ये। और दूसरी बात, उनका उद्देश्य तो खाली वो था कि भाई जो
नगर निगम में 2 हमारे हो जाए, कांग्रेस की हो जाए, इसलिए किया था इन्होंने दो करने का काम। लेकिन बीजेपी का उद्देश्य है जो एक देश एक चुनाव के तहत, इसी तरह एक राज्य एक चुनाव, तो एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने किया है। पुनर्गठन का काम तो चल रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये एक चीज और बता दीजिए, ये जो इसमें अशोक गहलोत जी ने जो ट्वीट किया है कि कलेक्टर्स को लोग जाकर कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जो आपत्तियों का निस्तारण होता है क्या कलेक्टर नहीं करेगा? ऐसा बाढ़ का परिसीमन हो जाए, फिर उसके बाद आपत्ति निकालेगा, फिर सुनवाई होगी। पंचायतों में भी यदि आपत्ति जाती है, ये थोड़ी संभव है कि छोड़ दिया जाए। सिस्टम यही है, तो एक बार पुनर्गठन का कार्य है, चुनाव आयोग करता है, फिर कलेक्टर उनकी आपत्ति निकालता है, फिर फाइनल करके चुनाव आयोग को देता है चुनाव कराने के लिए। जो परंपरा है वो ये चुनाव आयोग कब से कराने लग गया है सर? अरे पुनर्गठन तो कलेक्टर करा के फिर उनको भेजता है। मैं कह रहा हूँ पुनर्गठन का काम कलेक्टर करके पूरा फिर चुनाव आयोग को भेजता है। अरे चुनाव आयोग को भेजता है, ये बोल रहा हूँ मैं कि वो कराए, कलेक्टर ही कराए। ठीक है। एकलव्य जी, इस यदि ट्वीट को आपने देखा हो, एक्स पर पोस्ट को आपने देखा हो, भाजपा और आरएसएस मिलकर येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहती है, इसमें आरएसएस कहां से बीच में आ गया? देखिए दीपक जी, एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है कि माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा, गहलोत जी ने भी, मतलब और अलग अलग कांग्रेस नेता अलग अलग समय पे कहते रहते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, असंवैधानिक कार्य हो रहा है। ये मतलब बहुत बड़ी टर्म है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको मतलब इतने हल्केपन में यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर गंभीरता है आपकी राजनीति में तो इस तरह की बात इतने हल्केपन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप सिर्फ सरकार पे आरोप नहीं लगा रहे हो, आप इस देश की न्यायपालिका पे भी आरोप लगा रहे हो। अरे भाई, असंवैधानिक कुछ हो रहा है तो तुमने जब कोर्ट को अप्रोच किया तो कोर्ट ने तुम्हें रिलीफ क्यों नहीं दिया? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ये, अरे मैंने इनके बीच में कुछ नहीं बोला। सच्चाई बोलने दीजिए, जवाब मांगा और कैसे देंगे? मैं बता रहा हूँ कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे दीपक जी। कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे सबसे पहले तो कि ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। दूसरा उनका जो ऑब्जर्वेशन था कि ये सही समय नहीं है कि हम इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि यदि जब ये हो जाएगा उसके बाद इस पे हम कोई टिप्पणी कर सकते हैं ना। अभी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किया है, एक जवाब मांगा है, प्रशासन से एक जवाब मांगा है, उसका जवाब सरकार दे देगी। अगर उसमें कुछ समस्या होगी तब उस पर बात कर सकते हैं। अभी ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि ये असंवैधानिक है? दूसरी बात दीपक जी, आपको एक और बताऊं जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक बात और कही जाती है कि भाई ये बार बार एक आरोप लगाया जाता है कि है ना, जनता को विश्वास में नहीं लिया, लोगों को विश्वास में नहीं लिया। अरे भाई, लोगों को विश्वास में कैसे लिया जाता है? चुनाव जीत के ही लिया जाता है ना। तो जिसने चुनाव जीत के राज्य सरकार का गठन किया है जिस पार्टी ने, वही तो करेगी वो। या वो इस चीज का वेट करें कि नहीं अगला चुनाव हो जाए, हम हार जाएं, दूसरी पार्टी आ जाए और वो अपने हिसाब से कर ले। ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई। जो चुनाव जीत के जो सरकार में आया वही तो ये काम करेगा, और कौन करेगा? आपको वीरेंद्र जी, अशोक गहलोत जिस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं या कांग्रेस को, मैं सॉरी सर, आपका एक सेकंड ले रहा हूं। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, क्योंकि अशोक गहलोत जी के ट्वीट में पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि जो सारे कलेक्टर्स हैं वो अपने हाथ खड़े कर रहे हैं और निरंतर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन नियमों के उल्लंघन पे ये कोर्ट से जाके क्यों नहीं बोल रहे भाई? और कोर्ट इनको रिलीफ क्यों नहीं दे रही? अगर निरंतर इतने दिनों से नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो क्यों नहीं कर रहे? कोर्ट से रिलीफ क्यों नहीं मांग रहे? एक सरकार का अधिकारी, इनके पास तो ये सीधा रिट लगा सकते हैं। किस बात पे हाथ खड़े कर रहे हैं ये तो बताया ना, किस बात पे हाथ खड़े कर रहे हैं? उनका पुनर्गठन हो रहा है, जब सुनवाई करेंगे। आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे वीरेंद्र जी बीच में, कल्पना जी जब आरोप लगाए? पहली बात तो 15 मई तक तो पुनर्गठन है और सबकी सुनवाई हो रही है, सब अपनी आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं। इन्हें अलग लगता है तो ये भी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाएं, उसकी भी सुनवाई होगी। पहला विषय। दूसरा विषय, गहलोत जी कह रहे थे जनता में आक्रोश है। मुझे या किसी को भी लग नहीं रहा कि जनता में कहीं आक्रोश किसी विषय पर देखने को मिल रहा है, या अपनी तरफ से कुछ भी कहे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उन्हें कोई सुन ही नहीं रहा। उनकी सुनवाई उन्हीं की पार्टी में नहीं हो रही, सिर्फ इसलिए वो आए दिन नया नया सगुपा छोड़ विरोध या स्टूडियो में आके थोड़ी होगा। आप जाके देखें जहां पुनर्गठन हो रहा है, जहां पर आप आप अपनी आंखों से देख लीजिए मित्र, आप अपनी आंखों से देख लीजिए, राजस्थान में कहीं आक्रोश नहीं दिख रहा। पहला विषय। दूसरा विषय, जब आपकी सरकार थी,
आपकी जब सरकार थी 3-4 महीनों में, हर 3-4 महीनों में राजस्थान में चुनाव हुए थे, आपको याद है? कभी पंचायत राज के चुनाव, कभी नगर निकायों के चुनाव, आपने राजस्थान को केवल चुनाव। ठीक है, मुझे बताइए वीरेंद्र जी, ये जो अशोक गहलोत का पोस्ट है, हमने चुनाव करवाया है। वीरेंद्र जी, अशोक गहलोत का जो पोस्ट है ट्विटर पे, एक्स पे, इसके अलावा संयम लोढ़ा जो कि इन्हीं के टिकट दिए हुए प्रत्याशी थे, चुनाव नहीं जीत पाए, पूर्व विधायक है, इनको समर्थन दिया था, तो ये क्या पूरा राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, पुनर्गठन को ये लोग? देखिए, संयम लोढ़ा जी की भी राजनीतिक अपरिपक्वता कई बार देखी है और वो भी हाशिए पर है, ये भी देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक राजनेता अपने आप को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कार्य करता है और वो कर रहे हैं। जैसा ही गहलोत जी कर रहे हैं वैसा ही संयम लोढ़ा जी कर रहे हैं और ये देख रही है। राजस्थान की जनता भी समझ चुकी है, इनको आईना दिखा दिया, फिर आईना दिखाने के लिए तैयार है। और जिस प्रकार से आप एक एक विषय को देखिए, उनके ओएसडी ने उनके ऊपर जिस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए थे, मैं समझता हूं उसके बाद तो गहलोत जी को राजनीतिक रूप से, अच्छा चलिए ठीक है वीरेंद्र जी मेरा एक सवाल है, गहलोत जी को राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। उसके बाद इस प्रकार के ट्वीट करने से जो व्यक्ति 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका, जिसने इतनी गड़बड़ियां की है कि कभी वो वसुंधरा जी को लेकर बोलेंगे, आप इनको लेकर बोलेंगे, तो मतलब नहीं इन सब चीजों का, चाहे नगर निकाय चुनाव पूरे 5 साल रहे थे, जो व्यक्ति निरंतर, अच्छा मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, बिगाड़ने का श्रेय उस व्यक्ति को, वो इस प्रकार के ट्वीट करे तो क्या? वीरेंद्र जी मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, कलवानिया जी पता नहीं, मुझे नहीं पता रहा क्यों जवाब नहीं दे पाए इन सब चीजों का। इन्होंने जब 2019 में चुनाव टाले और 2020 में चुनाव कराए, उस समय कोविड भी चल रहा था, कोविड की वजह से कोई महामारी नहीं, कोविड की महामारी ना दीपक जी मैंने यही कहा, 1 मिनट मेरे को टाइम दें। आप जब हमारा 5 साल का जो कार्यकाल, सुन तो लीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसको हथियार बना रहे हैं, रुक जाइए कलवानिया जी। उसी टाइम में लॉकडाउन लगा था, चलिए ठीक है, फरवरी 2000। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पूछने दीजिए एक बार। 2019 में लॉकडाउन लगा दिया था इनने, बात सुन रहे हो आप इनकी? 2019 में लॉकडाउन लगा दिया था इनने, ठीक है, कोविड आया 2020 मार्च में, इनने 2019 में लॉकडाउन लगा दिया था। सुन रहे हो आप इनकी बात? वो एक बुद्धिजीवी कोरोना की एक हवाला भी देते हुए नजर आते हैं वीरेंद्र जी। वो देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता की सफेद झूठ बार बार सामने आ रही है, लेकिन फिर भी ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, बोलते रहिए, और जनता ने बता भी दिया कि आपकी झूठ नहीं चलने वाली है। 2020 में लगाया था कोरोना में लॉकडाउन में, लेकिन वो होने तो 2019 में थे ना, चुनाव तो 2019 में होने थे ना, संविधान को तब क्यों नहीं कराए? रहे थे, अभी कोरोना लेके आ रहे हैं और आपके कोरोना के बीच के घोटाले में भी सामने आते जा रहे हैं, तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए। आपके एक चले ठीक है, कलवानिया जी बता दीजिए क्या कहना चाह रहे थे, आप बता दीजिए। देखिए दीपक जी, मैं लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, आज ही मेरे को प्राप्त हुआ है। क्या है इसमें? मैं देख नहीं पा रहा, अच्छे से बता दीजिए मुझे। है ना, 25 तारीख का है, 25 तारीख का चुनाव आयोग का है। मैंने आरटीआई से सूचना मांगी थी, भाई चुनाव कब करा रहे हैं। इनका चुनाव आयोग का क्या रिप्लाई आया आप देखना। राजस्थान में पंचायत राज संस्था नगरीय निकायों के आगामी चुनाव के संबंध में परिसीमन पुनर्गठन का कार्य राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। अतः आम चुनाव कराए जाने और प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम के संबंध में जानकारी आम चुनाव घोषणा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अभी तक देख ले आप, 6 महीने से पूरा ज्यादा टेन्योर पूरा हो गया, अभी तो निर्वाचन आयोग को यही पता नहीं चुनाव कब कराने हैं। जबकि मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो आपने नगर निकाय और नगर ग्राम पंचायत बता तो रहेंगे 15 मई तक तो पुनर्गठन का काम ही प्रस्तावित है, तो ये चुनाव ही नहीं कराने का। बता तो रहेंगे पुनर्गठन का काम ही 15 तारीख तक होगा, 15 मई तक होगा, उसके बाद ही तो आपत्तियां दर्ज होंगी। दीपक जी, मैं कार्यक्रम पूरा होने के बाद में आपको व्हाट्सएप करूंगा, आज ही का डॉक्यूमेंट है चुनाव आयोग का। आप देखें, इनको चुनाव आयोग को खुद को पता नहीं अब आपके चुनाव कब कराने हैं। 6 महीने व्यतीत हो चुके हैं, 6 महीने पूरे हो चुके हैं, आगे 6 महीने नवंबर में कहां से करवा देंगे चुनाव? ठीक है चलिए ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था, क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन मैं जाऊंगा हमारे 2 मेहमानों के पास भी। अभी जैसे ओपी गुप्ता जी का मेरे से तो बहुत ज्यादा अनुभव है, इनका प्रशासनिक अनुभव है, मेरा तो पत्रकारिता का अनुभव है और बहुत कम है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि पहले परिसीमन का काम होगा, पुनर्गठन का काम होगा, उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन विभाग को ये पूरी जानकारियां सौंपेंगे, ये कहा था आपने। उसके बाद ही वो चुनाव की घोषणा करेंगे, उससे पहले चुनाव आयोग के पास में कोई जानकारी भी नहीं हो सकती, ये इन्होंने कहा था। खैर ओपी गुप्ता जी, ये मतलब ये प्रक्रिया ठीक है क्या, चुनावों को टालना? बिल्कुल यही प्रक्रिया है, पूर्व में भी यही हुई है, हमने भी कांग्रेस ने किया तो बीजेपी कर रही है, तो ठीक है ये। मतलब मेरा कहना है, सरकारें कोई भी करे चुनावों को टाले एक साल से, ठीक है। इनका उद्देश्य अलग है, अब एक मिनट, इनका उद्देश्य सिर्फ एक चुनाव के बाद में चला देना, यही काम होता। आप कैसी बात कर रहे हो? कलवानिया जी, पुनर्गठन करना, आप किसी को घर पे प्रोग्राम में बुलाते पहले तैयारी करते हो, उसी दिन करते हो? अरे कलवानिया जी रुकिए तो जी, कहाँ घर के कार्यक्रम की जैसी स्थिति में आ गए, रुकिए एक मिनट।
आप कैसी बात कर रहे हैं? पुनर्गठन का काम इसमें 2024 में करना चाहिए था काम। आप जब कार्यकाल पूरा हो गया, तो लीजिए, आप पुनर्गठन का काम कर रहे हो, उसके नाम पे आप टाल ही तो रहे हो और क्या कर रहे हो? मैं बार बार फिर वही 2019 का उदाहरण दूंगा। क्या है आप चुनाव टालना दीपक जी, अरे कलवानी जी, टाइम नहीं है मेरे पास, रुकिए कलवानी जी, रुकिए। ओपी गुप्ता जी, ये भी बताइए, बीजेपी ने ऐसे, कांग्रेस ने ऐसे किया था इसलिए बीजेपी कर रही है, इसलिए ठीक है या? बिल्कुल नहीं है। बीजेपी जो कर रही है सिर्फ एक राज्य एक चुनाव के उद्देश्य से कर रही है, नहीं कि उनकी तरह के भाई चुनाव टालने के लिए या 2 नगर निगम बनाने के लिए कर रही है, तो उनका उद्देश्य अलग अलग है। तो बीजेपी जो टाइम है, बीच में गैप है, उस जगह कोई प्रशासक लगा दिया, पुनर्गठन का काम है, होना ही था, क्योंकि कुछ सीमाएं बढ़ाई है इन्होंने उसके हिसाब से, इसलिए बीजेपी का उद्देश्य अलग है, उनका उद्देश्य अलग था। तो बीजेपी कर रही है एक बड़े उद्देश्य के लिए कर रही है कि भाई एक राज्य में एक चुनाव खर्चा कम होगा, नहीं तो हर साल हर महीने चुनाव होते, बहुत खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा, मैन पावर की जो बार बार आप हर जगह भेजते हैं पुलिस को और ये सब चीजें। ये तो उद्देश्य शुरू से ही, मतलब जैसे एक देश का एक देश एक चुनाव है, वो एक राज्य एक चुनाव है, तो आधा खर्चा हो जाएगा, सरकार की टेंशन कम होगी। 6 महीने बाद नगर पालिका के, फिर पंचायतों के, फिर कोई दूसरे चुनाव हो जाते हैं, एक साथ होंगे तो आप भ्रम की बात कर रहे हैं। आप कहाँ करवा लेंगे? आप पंचायतों का तो पुनर्गठन ही नहीं हुआ क्या? आप सब पुनर्गठन हो जाएगा अभी जब चुनाव के पहले। ठीक है, एकलव्य जी आखिरी देखिए, स्टूडियो पे कह सकते हैं दीपक जी के सामने, क्या पंचायतों के और नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ करवाएंगे? मैं आऊंगा कलवानी जी, एक सवाल है मेरे लिए, कलवानी जी एक सवाल है मेरा आपसे, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा। एकलव्य जी देखिए दीपक जी, मैं समझता हूँ कि अगर गंभीर बात करी जाए तो ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी जब राज्य सरकार होती है, और जैसा कि साहब ने भी फरमाया कि एक तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के स्तर पे जो एक 1 स्टेट 1 इलेक्शन का जो काम हो रहा है उसके तर्ज पे किया जा रहा है, और दूसरा अगर आप बात करें जो ये राज्य सरकार भी जो सही उचित समझेगी प्रशासनिक कुशलता के लिए, इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के लिए, उसके अनुसार काम किया जाएगा। और उसमें वो ये भी देखेगी कि यदि अगर प्रीवियस सरकार ने अगर कोई ऐसा काम किया कि किसी मुसलमानों के क्षेत्र को इसलिए क्षेत्र बना दिया गया ताकि उनको वोट कर दें, तो उसको अगर वापस से दोबारा दुरुस्त करना है तो वो भी सरकार का दायित्व है। मैं आपको बता दूं, कोई पुरानी गलती अगर पुरानी सरकार ने करी है तो उसको ठीक करना भी इस सरकार का दायित्व है, और यदि ऐसा किया जाता है तो यह अच्छी बात है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा दीपक। कलवानी जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि समय पूरा हो रहा है, लेकिन फिर मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इस सरकार ने प्रशासक लगाया, जो सरपंचों को प्रशासक लगाया जिनका कि कार्यकाल पूरा हो गया था। आपकी सरकार ने चूंकि वहां पर नहीं लगाया प्रशासक, लेकिन आपकी सरकार ने नगर निगमों में या जहां पर प्रशासक लगाया वो अधिकारियों को, IAS अधिकारियों को प्रशासक लगाया, कहीं पर RAS अधिकारियों को प्रशासक लगाया निकायों में। तो ये आप चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, उनमें से भी तो किसी को प्रशासक लगा सकते थे। प्रशासक प्राइवेट आदमी नहीं लग सकता। आप देखें, एक सरपंच का कार्यकाल पूरा 5 साल का हो गया, अब उसके बाद में उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद वो सरपंच आ नहीं, अब उसके बाद में वहां पर सेक्रेटरी होता, उसको प्रशासक बनाना चाहिए था। इन्होंने प्राइवेट आदमियों को, वो उसका कार्यकाल पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा होने के बाद में भी इनको एक ही आदमी को 2 ड्यूटी थोड़ी दी जा सकती है, इनको लगा ही नहीं सकते। ये मामला भी ऑनरेबल हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अगर नहीं होता तो फिर ये कहते कि जनता के प्रतिनिधि को नहीं दिया। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? आदमियों को इन्होंने प्रशासक लगा दिए। संदीप जी कानून की धज्जियां उड़ा रही है, इनके पास ये भ्रम की झूठ की राजनीति करते हैं, लोगों को बरगलाने। वीरेंद्र जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। नेशन का जो चुनाव के संदीप जी आज आप टालना चाह रहे हैं, अपने एन कैन प्रकार चुनाव जीतना चाहते हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल एक बार वीरेंद्र जी आप पूरा कर लीजिए। ठीक है संदीप जी, ठीक है, वक्त की कमी है, मेरे क्लोजिंग करनी है, आप करिए। संदीप जी आज आप इस चैनल के लिए नहीं, पूरी जनता के लिए हास्यास्पद बन चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इस प्रकार के विषय के लिए एक सही उत्तर आज दे पाए। तो आज की आपकी जो हास्यास्पद स्थिति है वो पूरी जनता देख रही है इस चैनल के माध्यम से। देखिए मैं तो दीपक जी अंत में यही कहूंगा कि ये जो तर्क दिया जाता है ना बार बार कि कानून की धज्जियां और असंवैधानिक, मैं आपको सच बता रहा हूं दीपक जी, मुझे कांग्रेस या इन पे तरस नहीं आ रहा है, मुझे तो उन क्लाइंट्स पे तरस आ रहा है जिसका वकील साहब केस लड़ते हैं। व्यक्तिगत मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये किस तरह की तर्कहीनता है। चलिए ठीक है, ओपी गुप्ता जी आपकी आखिरी टिप्पणी सर 30 सेकंड में। सर मेरा तो ये है, ये जो कहते हैं बार बार कानून की धज्जियां, कानून धज्जियां तो उस टाइम उड़ाई थी कि 6,000 पर एक बाढ़ है, एक बाढ़ 30,000 पर है। तो ये कानून की धज्जियां, अब इन्होंने एक पॉपुलेशन का दायरा तो बनाया ना, कोई एक दायरा तो बना दे, एक स्टेट करे हुए एक बाढ़ इतने में बनेगा, एक पंचायत इतने उस पर बनेगी, उसका तो कोई दायरा पहले उड़ा दिया था। अब ये सरकार तो बना रही है एक दायरा कि भाई इतने पर ही एक बाढ़ बनेगा, एक पंचायत बनेगी।
ये दायरा होना और चाहिए। दीपक जी, इसके साथ ही एक सिस्टम होता है, एंटी क्लॉक वार्डों का पुनर्गठन होता है। इन्होंने तो सब नियमों की धज्जियां तो कांग्रेस ने उड़ाई थी, और ये बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं बस वक्त की कमी। वीरेंद्र शर्मा जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़े, एकलव्य सिंह जी, ओपी गुप्ता जी और संदीप कलवानिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, एक बार फिर से बोतल से जिन बार आ चुका है पुनर्गठन को लेकर, चाहे वो पंचायतों का हो चाहे से नगरीय निकायों का हो, और इस पर सियासत भी अपने चरम पर है। फिलहाल पंचतंत्र में इतना, इजाजत दीजिए, नमस्कार।